माई सेल्फ मोहम्मद कासिम आपके सामने हाजिर हुआ हूँ बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3 एंजाइम के कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आज मेरा टॉपिक है एंजाइम हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। तो शुरू करता हूँ। डियर स्टूडेंट, एंजाइम जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब हर केमिकल रिएक्शन चूंकि इन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हम एटीपी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जरा देख लें, ये एक रिएक्शन है जिसमें एक ए और बी एक रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है। अब इसको अगर हम इस सूरत में लिखूं कि ग्लूकोज एक मशहूर रिएक्शन है, बॉडी में अक्सर होता रहता है, तो ये ग्लूकोज इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं और ये एनर्जी रिलीज करते हैं और ये एनर्जी एटीपी की सूरत में हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जब चलते हैं पाँव के जरिए मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, तो वो एनर्जी हम इन कामों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्लो है। अब हमें तेज रिएक्शन होनी चाहिए, रिक्वायर है केमिकल रिएक्शन, हमें तेज चाहिए ताकि ज्यादा एनर्जी मिले। तो इस केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत है उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, यानी कैटलिस्ट वो चीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर ले और खुद वो इस्तेमाल न हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज है जो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ट्रिलियन की तादाद में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो उसको वो तेज कर ले। तो वो चीज जो इस तरह का काम करे, जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर ले, तो उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अगर ये कैटलिस्ट किसी लिविंग बॉडीज के अंदर मौजूद हो तो फिर हम इसको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। याद रखिए कि एंजाइम का दूसरा नाम है बायो कैटलिस्ट। अब यहां पर मैंने आपके साथ डिफिनेशन लिखा है कि which speed up chemical reaction without themselves being used up। ठीक है ना, आखिर में आप इनसे स्क्रीनशॉट लेके। तो एक तो ये बात हो गई। याद रखिए कि एंजाइम न सिर्फ चीजों को बनाता है बल्कि चीजों को तोड़ता भी है। ठीक है ना, अब ए जमा बी, ए प्लस बी से बनता है सी, ये एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये रिएक्शन वापस भी हो सकता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन हो रहा है, अब सी, अब जब ए प्लस बी से सी प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, एनाबोलिक। अब यहां पर बन गया ना एनाबोलिक रिएक्शन। अब इस प्रोडक्ट से ए प्लस बी जब बन जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, केटाबोलिक रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन एनाबोलिक भी हो सकता है, केटाबोलिक भी हो सकता है। याद रखिए कि एंजाइम एनाबोलिक और केटाबोलिक दोनों में हिस्सा लेता है। ठीक है ना, विदाउट यूजिंग। तो ये चीज है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एंजाइम क्या चीज है। ठीक है ना, इंशाल्लाह बाद के लेक्चर में जब हम इसकी करेक्टर पढ़ेंगे तो फिर और भी आपको आसान होगा जी। अब एंजाइम क्या है, थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल का क्या मतलब है, एंजाइम थर्मोलेबाइल का ये मतलब है, थर्मो का मतलब है हीट या टेम्परेचर, लेबाइल का मतलब है सेंसिटिव, यानी ज्यादा गर्म करने से एंजाइम टूट जाता है। ठीक है ना,
तो मतलब ये है कि एंजाइम थर्मोलिबाइल है, एंजाइम आर थर्मोलिबाइल, यानी ऐसा चीज जिसको ज्यादा गर्म करने से वो टूट जाए, तो वो चीज हमारे साथ है एंजाइम। क्लियर? क्लियर? अब जी ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, अब जी आपको पता भी चला कि हमें एंजाइम की क्यों जरूरत पड़ी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो चूंकि स्लो होते हैं उसको हमने स्पीड अप करने हैं, तो इस स्पीड अप के लिए जो चीज की जरूरत है उसको हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब जी हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री में क्या है, 1333 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पाइन, उसने सबसे पहले इसका तस्वर दिया। याद रखिए कि उसने इसको एंजाइम का नाम नहीं दिया था। जैसे बच्चा दुनिया में आता है ना, तो उसका नाम तो नहीं आता, पहले से तो नहीं रखा जाता ना, बाद में उसको हम तीसरे दिन, चौथे दिन, 7वें दिन, या बाजाओं का तो बहुत लेट भी हो जाता है, हम उसको नाम दे देते हैं, महीने के बाद उस पर नाम रखते हैं इस तरह। इसलिए पाइन ने उसको नाम नहीं दिया था, सिर्फ इस चीज का जिक्र किया था कि भाई केटलेस है, बायो केटलेस है। ठीक है ना। अब 1333 में पाइन ने डाइस्टेज एक एंजाइम स्टार्च यानी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको माल्टोज में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो उसने इस डाइस्टेज का कंसेप्ट दुनिया को दे दिया। अब इसके बाद डब्ल्यू कोहने, यानी कौन है, डब्ल्यू कोहने ने 1877 या 1878, कुछ किताबों में 78 भी लिखा है, कुछ किताबों में 77 भी लिखा है, 77, बहरहाल 1877 में या 78 में वर्ड एंजाइम का लफ्ज डब्ल्यू कोहने ने इस्तेमाल किया। और एंजाइम इसका लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो क्या है कि एन का मतलब है एन यानी एनसाइड, जाइम का मतलब है यीस्ट, यानी वो पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था डब्ल्यू कोहने ने, वो यीस्ट एक पंजाई के अंदर डिस्कवर हुआ था। इस वजह से इस को एंजाइम का नाम दिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम के पीछे एपिडेमियोलॉजी क्या है, रीजन व्हाई बिहाइंड द रीजन क्या है, तो आपने ये जवाब देना है कि एन का मतलब है एन यानी एनसाइड, जाइम का मतलब है यीस्ट, और ये यीस्ट एक पंजाई है। सबसे पहले जो एंजाइम पंजाई के अंदर डिस्कवर हुआ था कोहने ने, इसलिए इसको नाम दिया गया था एंजाइम। ठीक है, आई थिंक एंजाइम का इतना ही काफी है इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ एंजाइम का स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इजाजत चाहता हूं आपकी ढेर सारी दुआओं में। याद रखिए इंशाल्लाह अगर सेहत रही तो आपको बहुत ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर फीडबैक दें। कोई प्रॉब्लम है इसमें, इंशाल्लाह बाद के टॉपिक में, कुछ टॉपिक पहले से भी अपलोड किए जा चुके हैं। आपने मेरे YouTube के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट से सारे टॉपिक जो अपलोड हो चुके हैं वो देखने हैं। ठीक है ना, इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज।